हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का बढ़िया सा टॉपिक दैट इज योर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। यहाँ आए हो तो समझा के आपको भेजेंगे। ये हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 4 क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 का। आप अगर चाहते हैं कि सभी जो लेक्चर्स हैं आपको एक ही जगह पे मिल जाए, आपको अलग अलग प्लेलिस्ट को ना छानना पड़े, वीडियोस को सर्च ना करना पड़े, आपको ढूंढना ना पड़े कौन सा लेक्चर कहां पर है, तो बस आप एक काम करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, क्लास 11 फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको एक ही प्लेलिस्ट पे सभी जो है वीडियोस मिल जाएंगी, सारे लेक्चर सारे चैप्टर्स के एक सीरीज में मिल जाएंगे, तो आपको भटकना नहीं है ना। तो सर ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा, अगला पार्ट नहीं मिल रहा, सारे एक ही जगह मिलेंगे ना, समझे। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस थोड़ी सी आगे बढ़े, इन वीडियोस को आपको शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। आप इसको फॉर्मेलिटी ना समझे, ये वीडियोस आपको आगे बढ़ानी है, बिकॉज जब ये वीडियोस 10-50 स्टूडेंट तक सिमट करके रह जाती हैं तो बड़ा बेकार लगता है। आपका और आपका कंट्रीब्यूशन ये बहुत वैल्यू रखता है, तो इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। बिकॉज एक स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो तो कर सकता है जो वो कर सकता है, तो जरूर इन वीडियोस को शेयर करें। नाउ अभी हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की ओर। देखो भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी नीड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो इससे पहले हमें जानना होगा वेक्टर्स को। एक्चुअल में वेक्टर्स को, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज इट्स मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड तो होने चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड तो होने चाहिए, लेकिन अगर वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो दोनों चीजें बतानी होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे मान के चलो, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि यहां पर जो है एक फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना, आपने कहा भाई 50 न्यूटन का। अब आप एक बार बताओ कि अगर मैं कह रहा हूं भाई फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, तो आप मुझे एक बार बताइए कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर मुझे डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्शन कैसे बताऊं? मैंने कहा राइट साइड जा रहा है, मतलब मैं इस साइड फोर्स लगा रहा हूं, राइट में, मेरा ही राइट है, ठीक है, तो मैं राइट में फोर्स लगा रहा हूं। अब आप एक बात बताओ कि मैंने राइट में फोर्स लगाया, तो मैं यहां कैसे लिखूंगा कि फोर्स 50 न्यूटन इन राइट का? ये लिखना मेरा सही है क्या? अब क्या मैं इसी तरह से लिखता रहूंगा क्या फिर मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि राइट है लेकिन मेरा राइट है, सामने वाले का राइट नहीं है? तो भाई राइट तो जो है आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, समझ रहे हो। तो मेन चीज कैसे जो है बताना पड़ेगा, कैसे बताना पड़ेगा कि 50 न्यूटन जो है राइट साइड लग रहा है, या इसको सही तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए मुझे एक ऐसे टर्म की जरूरत पड़ेगी या ऐसी चीज की क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी जिससे मैं इसकी 50 न्यूटन डायरेक्शन बता सकूं। तो आपने कहा सर ऐसा ना कर लें कि राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव, चलो हमने कहा कर लेते हैं, लेकिन अगर ऊपर चला गया फिर क्या करोगे? तो आपने कहा सर पॉजिटिव। तो अगर मान लो पॉजिटिव लगा है तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे अपन कि ये प्लस जो पॉजिटिव लगा है वो ऊपर के लिए लगा है या फिर राइट साइड के लिए, है ना, तो कंफ्यूजन वाली बात है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें एक जो है ऐसे क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, या फिर मैं कहूं कि ऐसे टर्म की जरूरत पड़ी जो इस 50 न्यूटन को प्रॉपर डायरेक्शन दे सके। मुझे क्वांटिटी नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए ऐसे नोटेशन की जरूरत है जो क्या करे, जो इस 50 न्यूटन को या इस फोर्स को डायरेक्शन दे सके। समझ में आया? तो इस डायरेक्शन दे सके। तो देखो ये ओनली फोर्स है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड रहा। तो अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन बता दूं तो ये प्रॉपर आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास फोर्स तो है, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताऊंगा? तो फिजिक्स में डायरेक्शन बताने के लिए एक वेक्टर का यूज होता है, और उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? तो याद रखना, यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम है कि ये डायरेक्शन बताता है। कैसे बताता है इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई यूनिट वेक्टर क्या करता है। तो यूनिट वेक्टर जो है ना, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो ये है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों रखा? तो याद रखना, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब है 1। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। क्या होता है? 1 मैग्नीट्यूड। एक और कमाल की बात कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। क्यों नहीं होती? चलो ये भी बताते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती ये भी बताते हैं। और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो नो यूनिट, और इसकी डायमेंशन भी नहीं होती, तो नो डायमेंशन, ठीक है। बोला सर क्यों नहीं होती? होनी चाहिए थी। तो आप एक बात बताओ कि मान लो ये फोर्स है आपका, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि इसको देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती,
ये मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट आप किससे करते हैं, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ओवर एनी अल्फाबेट, है ना। तो मान के चलो अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है, तो उस ए वेक्टर को मतलब मुझे डायरेक्शन बता रहा हूं तो मैं कैप लगा दूंगा, तो कैप जो लगा दिया ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो मान के चलिए कि यहां पे लिख दिया मैंने 50 और डायरेक्शन बताने के लिए मुझे जो है 50 न्यूटन, और डायरेक्शन बताने के लिए मुझे जो है इनटू करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर का। तो लेट्स से मैंने इनटू कर दिया ए कैप का। तो ये क्या बता दी मैंने, फोर्स की डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। मेरा सवाल फिर से वही है कि भाई इसकी यूनिट और जो है मैग्नीट्यूड क्यों नहीं होता, मतलब 1 के अलावा इसकी कुछ और वैल्यू क्यों नहीं होती। तो आपका आंसर क्या होगा, अच्छा एक बात बताओ कि अगर इस ए कैप की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और होती तो 50 से इंटू करने पर ये मैग्नीट्यूड बदलता नहीं, बदलता ना। अगर इसकी कोई यूनिट होती तो फोर्स की फिर यूनिट बदल जाती। इसलिए यूनिट वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बताना है। ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है ताकि ये जो हमारी मेन वैल्यू उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना कर सके। यूनिट नहीं होती, अदरवाइज जो मेन वैल्यू की यूनिट बदल जाएगी। अब यूनिट नहीं होती तो उसकी डायरेक्शन भी नहीं होती, डायमेंशन भी होती, और ये एक जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से। थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं इसके। अच्छा, तो यूनिट वेक्टर कहां आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो अलोंग द वेक्टर होता है। कैसे होता है, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वेक्टर। अच्छा याद रखो, क्या यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, अलोंग द वेक्टर हैविंग, इट इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। अलोंग द वेक्टर का मतलब क्या है, अलोंग द वेक्टर का मतलब यह है कि अगर आपका फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस r है, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फोर्स लग रहा है ना वो r कैप की डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में, r कैप की। तो जो बात सुनो, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये तो मैं लिख दिया फोर्स, ठीक है। नाउ अब इसके बाद देखो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैंने कहा ये जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कि इस r का मतलब इसी फोर्स में से आप ये मान के चलो इस दूरी का आपने 1 यूनिट ले लिया। क्या ले लिया, 1 यूनिट। तो भाई 1 यूनिट ले लिया और इस डायरेक्शन में लग रहा है r कैप की, तो आपने लिख दिया f इंटू r कैप। समझे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, r कैप से आप सिंपल इंटू कर दो। मान के चलो कि ये आपका a है, a वेक्टर, ठीक है। आप इस a वेक्टर का यूनिट वेक्टर मुझे बताना है, तो a वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन को बताना है। तो अगर a वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, तो इसका a का जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। बिकॉज भाई अगर फोर्स मेरा यहां लग रहा है, अब मैं कहूं नहीं कि फोर्स का वेक्टर मैं नीचे दिखाऊं, ये कैसे चलेगा। तो अगर फोर्स यहां लग रहा है तो मुझे इसी के अलोंग तो दिखाना पड़ेगा। इसीलिए यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज एक्टेड या एक्ट अलोंग द वेक्टर, ठीक है। और इट इज हैविंग, क्या लिखना, इट इज हैविंग, ठीक है, इट इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। समझ में आया। नाउ अभी आते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, बाकी सारी चीजें समझना। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। नाउ तो देखो एक बात बताओ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना तो पता है कि यहां लिखा क्या है, ये तो पता है ना। नाउ तो अभी देखो एक चीज है कि आप यहां पे लगाओ वेक्टर, कि ये क्या है, एफ वेक्टर। तो चलो मैं लिख दिया ये है आपका वेक्टर। ये 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड। ये ए कैप क्या है, ये कैप है यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी कि ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो ए कैप हो गया आपका यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड जो है लगाना पड़ेगा और यूनिट वेक्टर का इंटू करना पड़ेगा। अरे प्रभु कितनी जो है जबरदस्त बात है कि अगर मुझे जो है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को प्रॉपर वे में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और उस मैग्नीट्यूड के साथ इंटू करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर का। तो अगर मैं यहां से यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा कि भाई ये देखो ये वेक्टर है ना, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर, अभी मैं पूरा लिख रहा हूं उसको, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बताओ अगर ये मेरा एफ वेक्टर यानी कि फोर्स वेक्टर था तो ये मैग्नीट्यूड का मेरा है क्या, नहीं है ना। ये फोर्स वेक्टर को अगर मैं दिखा रहा हूं तो ये मैग्नीट्यूड किसका है, ये मेरा है क्या, ये आपका है क्या, नहीं।
अगर ये फोर्स वेक्टर है, मतलब अगर मैं एफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये मैग्नीट्यूड भी फोर्स का ही है। तो इसका मतलब अगर ऊपर एफ वेक्टर लिखा हुआ है तो नीचे उसी एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना है तो दिस फॉर्मूला विल बी, यूनिट वेक्टर को मैंने लिखा ए कैप, तो ए कैप इज इक्वल टू ऊपर जो है वेक्टर, तो ऊपर लिखा ए वेक्टर, नीचे लिखा इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात समझिए, अगर मुझे ए कैप का फॉर्मूला बनाना है तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन नीचे हो जाएगा इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक बार और सुनो, देखो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, एक बार फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, ठीक है। तो और एक और चीज कि अगर मुझे सिंपल लिखना है ना मैग्नीट्यूड, तो मैं कुछ भी ना लगाऊं, ना बार ना जो है मैग्नीट्यूड और ना ही जो है वेक्टर, तो समझ गए। तो ये क्या है, आपका मैग्नीट्यूड को दिखाता है। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना है तो या तो मैं पूरा लिखूं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर मैं सिंपल इसको ऐसे लिख दूं कि ओनली बी, तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, समझ गए। तो अगर मुझे आपको बताना है कि भाई ये बताओ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो ऊपर वेक्टर नीचे उसका ही मैग्नीट्यूड, समझे। नाउ अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे इसके अंदर, लेकिन पहले हम जानेंगे कि सही से, जैसे मान के चलो कि भाई मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट ए कैप क्या है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। मान के चलो कि मेरे पास ये एक इंक एक छोटी सी जो है ना, एक छोटी सी डिब्बी है, ठीक है, इंक पॉट। नाउ अभी सुनो, अब ये यहां रखी हुई है, मुझे इस ओरिजिन से देख रहे हो, मुझे इस ओरिजिन से इस इंक पॉट की क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक। जैसे अगर मैं कहता हूं नाउ ये मेरे पास क्या है, आप जानते हो कि ये जो है मार्कर है। नाउ ये मेरे पास 3 एक्सिस हो गई, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये गिर ना जाए मार्कर, बस मुझे इतना लग रहा है ना। ये मेरे पास 3 एक्सिस हो गई, एक्स वाई जेड एक्सिस। चलो इसको साइड दिखा दूं तो अभी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो ये मेरे पास 3 एक्सिस हो गई, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखना, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस अगर है, अगर ये मेरे पास जो है इंक पॉट यहां रखा हुआ है, ठीक है, ये डिब्बी यहां रखी हुई है, तो यहां पर ये कहां पर है, सिर्फ एक्स एक्सिस में, ठीक है। अगर ये यहां रखी होती तो सिर्फ कहां है, ये वाई एक्सिस में। अब अगर ये यहां पर है तो इसका मतलब एक्स में कुछ आगे है, वाई में कुछ ऊपर है यहां, तो अभी एक्स और वाई दोनों में है। अगर ये यहां आ जाए तो ये कहां पर है, जेड एक्सिस में, मतलब अंदर और बाहर जेड एक्सिस होता है, तो जेड एक्सिस में आ गया। अब इसके बाद अगर ये यहां पहुंच जाए यहां पर, तो ये कहां आ गया, ये आगे है मतलब एक्स में, ऊपर है मतलब वाई में, और बाहर निकल रहा है मतलब जेड में। तो मतलब अगर कोई किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, कैसे बताऊंगा, समझे ना। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर एग्जैक्ट कितनी है, कैसे पता पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ कितनी है कैसे पता पड़ेगा, तो ये मुझे यूनिट वेक्टर के साथ बताना पड़ेगा। मतलब एक्स एक्सिस में भी इसकी पोजीशन कहां है, इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस में भी है, ये वाई एक्सिस में भी है, और ये जेड एक्सिस में भी है। एक्स एक्सिस में ये इस साइड है, वाई एक्सिस में ये ऊपर है, जेड एक्सिस में ये बाहर निकल रहा है, समझे। तो इसकी जो वेलोसिटी है या फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर या डिस्प्लेसमेंट है, वो तीनों पॉइंट में, तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो मुझे तीनों डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो तीनों डायरेक्शन के लिए मुझे कुछ नोटेशन की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पर यूनिट वेक्टर का बड़ा रोल है। तो अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या जो है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी 3 डायमेंशन में है, किसमें है, 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हर बार आप सिंपल ये तो थोड़ा ना लगा सकते हो कि एफ का इंटू ए कैप से कर दो, हो जाएगा काम, समझे ना, हर बार नहीं होता। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की, या फिर मैं कहूं इसको हमें जरूरत पड़ती है कार्टेशियन सिस्टम की, ठीक है। किसकी, कार्टेशियन सिस्टम की। सारी बातें समझ जाओगे, ठीक है। नाउ देखिए थोड़ा सा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको सिंपल 1 डायमेंशन में जा रहा है तो आपने तो लगा दिया भाई ए कैप, ठीक है। लेकिन अगर 2D में तो कैसे बताओगे, 3D में तो कैसे बताओगे। तो यहां पर हमें जरूरत पड़ती है कार्टेशियन सिस्टम की, कार्टेशियन सिस्टम,
ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम का काम क्या है, ये आपको थ्री डायमेंशन में मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में कोई वेक्टर है तो उसकी जो है प्रॉपर नोटेशन के लिए काम आएगा, या फिर आपको पोजीशन बताएगा, ठीक है, यूनिट बताएगा, मतलब डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। देखो तो कार्टेशियन सिस्टम, इसी को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट या आपको मिल जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रायड। क्या मिल जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रायड। ऑर्थोगोनल ट्रायड को ही हम बेस ट्रायड कहते हैं। बात सुनिए, ऑर्थोगोनल ट्रायड को ही हम बेस ट्रायड कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है इसको जान लो। अभी बताया ना आपको कि तीन एक्सिस निकल रही हैं, ठीक है, तीन एक्सिस निकल रही हैं। अब ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो ऑर्थोगोनल का मतलब अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, ये क्या लिख दिया मैंने स्पेलिंग, परपेंडिकुलर की स्पेलिंग क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि ये देखो, ये इस पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। अगर मैंने एक और लगा दिया तो देखो ये तीनों एक दूसरे से 90, ये इन दोनों के साथ 90, इन दोनों के साथ 90, इन दोनों के साथ 90। तो भाई ये तीनों जो कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दैट्स व्हाई वी सेड देम ऑर्थोगोनल ट्रायड। तीन कंपोनेंट है और ऑर्थोगोनल मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी को हम बेस ट्रायड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब तीन कंपोनेंट हैं तो हमने क्या किया, यहां पर जो है बता दिया कि यदि कोई जो है फोर्स या वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है, कहां पर, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तो आप क्या करें कि एक्स एक्सिस में अलग से एक यूनिट वेक्टर को हमने असाइन कर दिया। क्या कि भाई इस एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, ठीक है। वाई एक्सिस में यदि कोई भी मोशन या किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो होगा ये जे कैप। एंड जेड एक्सिस मतलब इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ये होगा के कैप, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज आई कैप, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप। अगर मैंने कह दिया कि व्हाट इज माइनस के कैप, तो क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब क्या है कि देखो एक्स ये रहा, माइनस एक्स ये रहा, वाई ये रहा, माइनस वाई ये रहा, माइनस के इस बोर्ड के अंदर है और प्लस के इस बोर्ड के बाहर है। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी इस बोर्ड के बाहर 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इस बोर्ड के बाहर, मतलब कोई पार्टिकल यहां से आपकी ओर आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, कोई पार्टिकल यहां से सीधा आपकी ओर आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी वेलोसिटी को मैं कैसे दिखाऊंगा, इसकी वेलोसिटी को मैं दिखाऊंगा b वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, और ये कहां चला जाएगा 3 मीटर पर सेकंड के कैप। समझ गए। तो वेलोसिटी ये क्या है, इसका ये बता रहा है मैग्नीट्यूड, और ये किस डायरेक्शन में है ये बता रहा है के कैप। अगर मान लो मैंने कह दिया कि इसकी वेलोसिटी अंदर की साइड 5 मीटर पर सेकंड है, तो आप इसको दिखाएंगे v वेक्टर इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड के कैप। समझे। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि अभी देखो मक्खी उड़ के आ रही थी, आपने देखा ना एक मक्खी जो है अभी बोर्ड पे अपन को बार बार परेशान कर रही थी। अब मान लो वो मक्खी जो है यहां से रेंगते हुए जो है यहां पहुंच गई, ठीक, तो कैसे बताओगे, मान के चलो कि जो है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर, या पोजीशन भी हो सकती है। चलिए मान के अगर तो वेलोसिटी दिखा देता हूं मैं आपको, या मान के चलो चलो वेलोसिटी फिर फोर्स की बात कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अभी उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर कुछ होगी, ठीक, तो ये जा रही है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है ना, हमने कहा ये जो वेलोसिटी है इसकी ये हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अभी मैं ऐसा कह सकता हूं 4 मीटर पर सेकंड। चलो इसके अभी कंपोनेंट करूंगा, ये कह देता हूं कि अभी जो है मैंने इसकी वेलोसिटी को इस तरह रिप्रेजेंट किया, समझना तरीके से। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप,
तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 वेलोसिटी है ना, तो यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, 4 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही थी और 4 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर जा रही थी, मतलब ये आगे भी बढ़ रही थी ऊपर भी जा रही थी, समझे। अगर मैं ऐसा लिख देता कि ये हो जाता 9j कैप, तो इसका मतलब ये होता कि 4 मीटर पर सेकंड से i कैप, मतलब ये आगे बढ़ रही थी और 9 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर j कैप में जा रही थी। अगर मक्खी जो है उड़ते हुए ऐसे घुस जाती और मैं कहता कि भाई ये अंदर की साइड में लिख दिया 2k कैप, तो फिर क्या होता कि ये जो है कुछ इस तरह से 4 मीटर पर सेकंड से आगे, 9 मीटर पर सेकंड से ऐसे और -2 मीटर पर सेकंड से अंदर घुस रही होती, इसका मतलब ये कुछ ऐसे जा रही होती, ऐसे देखे ना, आगे मतलब ऐसे जाऊंगा, ठीक है, ऊपर मतलब ऐसे और अंदर मतलब ऐसे, तो ये कुछ इस तरह जा रही होती, समझे, ये कुछ ऐसे, मतलब x में आगे बढ़ रहा हूं, y में ऊपर जा रहा हूं और z में अंदर घुस रहा हूं, ये कुछ ऐसे, समझे। तो ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर का एक बड़ा ही जो है इंपॉर्टेंट सा यूज है कि हम देख के बता सकते हैं इसकी वेलोसिटी कहां पर है, किस डायरेक्शन में है। नाउ अभी एक यूनिट वेक्टर में जैसे मान के चलो, अब तो आप रिप्रेजेंट कर ही दोगे ना, चलो मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, रिप्रेजेंट ए वेक्टर, चलो अभी तो समझ गए, मैंने आपको एक डेली लाइफ की चीजें समझा रहा हूं इसमें, है ना, फिजिक्स का तो अभी इसमें कोई काम ही नहीं आया। अगर मैंने कह दी रिप्रेजेंट a vector having 5 Newton force in x axis, समझदार हो यार आप तो बना ही लोगे, इन x axis ठीक, 10 न्यूटन इन y axis, 15 न्यूटन इन -z axis, बना दोगे ना, तो कैसे बनाओगे, 5 न्यूटन इन x axis, तो 5i कैप, ओके। नाउ 10 न्यूटन इन y एक्सिस, तो प्लस 10j कैप, 15 न्यूटन इन z एक्सिस, तो -15, माइनस z एक्सिस में है ना, तो ये k कैप, ये आपका फोर्स हो गया। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से है कि ये अगर आपकी एक्सिस हो गई इस तरह से, नाउ तो 5i कैप, चलो ये कुछ यहां मान लिया मैंने, और 10j कैप, मतलब 5 आगे 10 ऊपर और ये 15 अंदर होगा, मतलब इस बोर्ड के अंदर को, इस बोर्ड के अंदर मतलब कुछ ऐसा लग रहा होगा, इस बोर्ड के अंदर की साइड फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, ठीक है, ऐसे ऊपर की साइड लग रहा है 10 न्यूटन का, और एक्स एक्सिस में तो ये जा ही रहा है, मतलब ये कुछ फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे ऊपर की साइड भी लग रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर लग रहा है वाई एक्सिस, आगे लग रहा है मतलब मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं और अंदर को घुसेड़ रहा हूं मैं इसको, समझे, तो फोर्स ऐसा लग रहा हो, तो इसको फील करने की कोशिश करनी है ना अपन को। ना अब देखो, अभी अगर हमें यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो सारी चीजें आना चाहिए। सारी चीजों में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, चलिए मैंने आपसे कहा कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू दे दी मैंने आपको 2i कैप प्लस 4j कैप, ये वैल्यू दे दी मैंने आपको। अब इसके इस फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्या, ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर के अलोंग ये कुछ ए वेक्टर होगा, ये कुछ ए वेक्टर होगा। अब इस ए वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। नाउ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड सोचो जरा, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। अगर आपने कह दिया बोला 2, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ये गलत हो गया साहब, ये गलत हो गया, बिकॉज ये एडिशन में वेक्टर एडिशन है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड जो है निकाल देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, जैसे कि ये आपका आई कैप है ना, मतलब ये 2, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, के कैप अगर कुछ लिखा होता तो के के आगे जो वैल्यू होती उसका स्क्वायर कर देते, तो 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आपका 16 प्लस 4, ठीक है, हाँ जी, तो आपका 20 हो जाता, समझ गए, ये आपका कितना हो जाता, √20 हो जाता, ठीक है ना। ये बात सुन लो, तो आपका ये 2√5 आ जाता, कितना हो जाता, ये फिर आपका 2√5 हो जाता, 2√5,
समझ गए ना। तो ये इस तरह से आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही क्यों बन गया। हाँ, तो इसके लिए आपको छोटा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इसके लिए बड़ा ही एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि मान के चलिए कि आपके पास ये ए वेक्टर, इस पे अभी अपन को एक दो क्वेश्चन और करने हैं। मान के चलो ये देखो, ये मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि फॉर्मूला यही क्यों बना। तो इसके लिए हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है बहुत आसानी से। ये बताओ कि अगर ये ए वेक्टर कुछ इस तरह से है, चलो मान लो मैं आपसे कहता हूं ये आपका एक वी वेक्टर है, क्लियर। बी वेक्टर की वैल्यू है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन जो है बताई दी मैंने, इसको वहां जा रहा है। इसका मैग्नीट्यूड चलो मैं मान लेता हूं ना, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। अब ये जो है 30 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पर। अभी आप ये सोचो कि 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, अगर मुझे इसके क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है आपको जो है दोनों कंपोनेंट, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस और एक निकालना है इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। अभी क्वेश्चन ये बनता है कैसे निकालोगे। तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि भाई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ लिया ना वेक्टर एडिशन में, कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नाउ अभी आप ये देखो कि b इज इक्वल टू, चलो रिजल्टेंट में ये नहीं पढ़ा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, रिजल्टेंट क्या है b, तो b इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2bx इंटू vy इंटू कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, AB, मतलब bx और vy कितना है भाई 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा आपका 0। तो आपका b इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, रूट bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, बात समझो कि ये आप देख रहे हो ना कि थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर मैं यहां पर आई कैप बोल दूं और यहां पर जे कैप बोल दूं तो भाई ये इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा। और आप मुझे एक बात बताओ, चलो तो मतलब अभी बात करते हैं कि वेलोसिटी का मतलब आपने जो मैग्नीट्यूड निकाला उसका ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया, क्या बन गया, ये आपका bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर बनाना ना। तो बस यही मैं कह रहा हूं आपसे कि इसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये क्या बनेगा, b इज इक्वल टू, या कभी भी जैसे मान लो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हैं i में जो वैल्यू है, मान लो vx कुछ भी होता है तो vx का स्क्वायर करते हैं आप, तो i में जो वैल्यू है आप उसका स्क्वायर करेंगे। तो आप यहां पे क्या लिखें, x स्क्वायर प्लस, मान लो ऐसा लिखा होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस k z k कैप, ये लिखा होता है आपका कुछ a वेक्टर इज इक्वल टू, समझे। अब अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अपन ने बना ही दिया, ये मैग्नीट्यूड तो है ही, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक ही बात है। तो आपको फॉर्मूला बनाना है तो क्या करोगे, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता तो आप यहाँ पे क्या करते हैं z स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर है तो cos 90 ही होने वाला है आपका, cos 90 आपका 0 होता है। तो इस तरह से जो आपका मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे होगा, वो आपका इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, समझे। चलो मान लो अगर मैंने आपसे ऐसा कह दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताओ मुझे x और y एक्सिस में। अच्छा फॉर्मूला समझ गया ना, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला कैसे बना, समझे ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूं vx, मुझे चाहिए वेक्टर फॉर्म में vx कह रहा हूं मैं आपसे, तो 10x, तो 10 cos 30, भैया जिसके साथ थीटा बन रहा होता है उसको cos थीटा लेते हैं। vx इज इक्वल टू कितना आ गया 10, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आपका कैंसल, तो 5√3। अच्छा ये बताओ मुझे 10 cos 30 किस डायरेक्शन में, x में, तो आप यहाँ पे i कैप लिखेंगे, तो 5√3 i कैप। ध्यान से देखना, कुछ जरूर बता रहा हूं, by इज इक्वल टू 10 sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये sin 30, तो आपका हो गया 5j कैप। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ये आपका हो गया कि bx i कैप प्लस vy j कैप, तो ये आपका हो जाएगा 5√3 i कैप प्लस 5j कैप। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये पार्टिकल जो आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, ये ऊपर जाने की स्पीड √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो √1.732 का इंटू इससे होगा 5 से,
17, 17 5 8.5 है ना, तो अप्रॉक्स ऊपर जो जा रहा होगा ना वो 8.6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और आगे बढ़ने की स्पीड इसकी 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ रहा है, धीमे धीमे ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये करीब इस तरह से चला जाएगा। बताइए समझ में आया? क्लियर है ना? तो ये आपका ऐसे हो गया। एक आध क्वेश्चन इसमें से और बन जाएगा तो आप जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। हटा दें इसको, बढ़िया से एक क्वेश्चन करते हैं ना, हटा दें, अब क्वेश्चन कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमें मिल रहा है अभी, वो कुछ इस तरह से है। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए और हर किसी में सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, अलोंग का मतलब पैरेलल होता है, एक ही बात है, कोलिनियर है ना। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब ए वेक्टर और बी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसके प्लेस पर आपको निकालना है, मतलब उसके अलोंग आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? बड़ी सिंपल सी बात, आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल दो। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो सिंपल आप इनको ऐड कर दें, ठीक है। बोला सर कैसे पता ऐड कर दें? भाई आई जे के टर्म्स में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो सीधे सीधे हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो ऐसे ऐसे हैं जे वाले वो ऐड हो जाएंगे और जो अंदर वाले ऐड हो जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका सही रिजल्टेंट अपन को मिल जाएगा। तो क्या करें भाई, ऐड करो आई कैप प्लस 3 आई कैप, ये हो गया आपका 4 आई कैप, ठीक। ये हो जाएगा माइनस के कैप, सिंपल आई वाले, जे वाले, के वाले, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप और ये हो जाएगा आपका माइनस के कैप। ये क्या निकल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपल देखो, ये मॉड नहीं लगाया मैंने, सिंपल ब्रैकेट लगा के रखा है। ये आपका हो जाएगा ऊपर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आपने निकाला है, ऊपर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ये रहा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, नीचे इसका मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर। अच्छा याद रखना, मैग्नीट्यूड में हमेशा इसके अंदर जो है ना, हमेशा आपकी जो वैल्यूज है ना, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब इसके अंदर कभी भी आप इस स्क्वायर रूट के अंदर जब आप मैग्नीट्यूड निकालें तो आंखें बंद करके प्लस करना, कभी माइनस करना ही नहीं है, कभी माइनस नहीं करना। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दूं कि रूट कभी भी माइनस नहीं करना, याद रखो कभी माइनस नहीं। तो 4 स्क्वायर, यह आपका +1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यह आपका हो गया 16, 17, 18 है ना। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो 9 3√2, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में है 3√2। 3√2 का मतलब क्या होता है, √2 की वैल्यू 1.414 है, 3 तक कितने होते हैं, 42, हाँ 42 होते हैं ना। इसका मतलब है कि अप्रॉक्स आपका 4.3, नीचे कितना है 4.3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, चलो ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 4/3√2 आई कैप माइनस 1/3√2, क्या लिख रहा हूं, 1/3√2 जे कैप माइनस 1/3√2 के कैप। समझे, ये क्या है आपका, ये है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये समझ में आ गया। मतलब आई कैप, ये आई में कितना है, आई में ये 4/3√2 है, जे में इसकी वैल्यू ये रही, के में इसकी वैल्यू ये रही, इस तरह से निकाल दोगे। अरे भाई अगर मान लो कि आपके पास ए वेक्टर एक जो है एक पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स को आपने दिखाया F1 वेक्टर से और दूसरे फोर्स को आपने दिखाया F2 वेक्टर से, कहा कि भाई इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कर देना, आई वाले को, जे वाले को, के वाले को, और इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपके जो वैल्यू आई 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, भाई इसका क्या करना, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये ऐसे कर लोगे आराम से, समझ में आया। तो आप इस तरह से यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। एक आध वेरिएशन कभी देखने को मिल जाता है तो आपको क्वेश्चन आप समझ में आने लगेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। बस आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं
मेरे लिए, तो इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहां आपकी मर्जी हो, बिकॉज ये चैनल आपका ही है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू गाइस।